हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन कुमार और आपके यूट्यूब चैनल सीके स्टडी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, चौथा पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। तो अगर आपने इससे पहले अगर वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि ये पार्ट आपको आसान लगे और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये तीनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से। तो उम्मीद करूँगा कि आप अंतिम तक इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको छोटी से छोटी बातें इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का समझ में आ सके, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कतों का, समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक, जिसमें 3 टॉपिक में सबसे पहला हमारे पास टॉपिक होगा कि नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, NIEO। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। नंबर दूसरा टॉपिक हमारे सामने ये होगा कि जो गुटनिरपेक्षता हम पढ़ रहे थे, उस गुटनिरपेक्षता में भारत की आलोचना की जाती है। ठीक है, किन्हीं 2 कारणों से आलोचना होती है, वो कौन से 2 कारण हैं और क्यों की जाती है भारत की आलोचना, भारत की बुराई क्यों होती है, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। और नंबर तीसरा जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के दौरान में, यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक में भारत का संबंध, भारत की जो विदेश नीति थी वो सोवियत संघ के साथ यानी कि USSR के साथ, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के साथ हमारे कैसे रहे थे। ठीक, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को लिए मेरे को प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला टॉपिक है नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, हमारे सामने पहला टॉपिक हम देख रहे हैं कि नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का है और इसको NIEO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और शॉर्ट में इसको NIEO कहा जाता है। तो NIEO का इंग्लिश में हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, इसका पूरा नाम तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगर हिंदी में बात करें इसका, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। क्लियर चीज़ें। आगे चलते हैं हम, तो इसको समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो एक एक चीज़ों को ज़रूर समझिएगा। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। ठीक है, जो भी गुटनिरपेक्ष में देश शामिल थे उन देशों को एक दर्जा दिया गया अल्प विकसित देशों का, यानी कि जिनका विकास अभी बाकी है, जो विकसित नहीं हुए हैं। क्लियर, जैसे कि भारत, श्रीलंका, चीन। ठीक है, ऐसे देश जो अल्प विकासशील देश हैं, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, तो ऐसे सब देश कहीं ना कहीं एक अल्प विकसित देश हैं। उसके आगे बताया जा रहा कि इन देशों के सामने प्रमुख 2 चुनौतियाँ थी। ठीक है, ये 2 चुनौतियाँ कौन सी थी, तो इनके सामने सबसे पहली चुनौती थी आर्थिक विकास का, कि आर्थिक विकास को हम किस तरह से तेज़ कर सकते हैं, किस तरह से तेज़ गति से बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 चुनौती थी इनके सामने कि अपनी जनता को गरीबी से उबारना, यानी कि गरीबी से हम कैसे निपटा सकते हैं और गरीबी यहाँ कैसे ख़त्म करके लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये 2 समस्याएं किसके सामने, जो भी गुटनिरपेक्ष के देश थे वो अल्प विकसित देश थे, और इन अल्प विकसित देशों के सामने 2 समस्याएं थी। और वो 2 समस्याएं, सबसे प्रमुख समस्या पहला आर्थिक विकास को तेज़ करना, और जितना इनका आर्थिक विकास तेज होता उतना ही इनकी दूसरी समस्या कम होती, यानी कि गरीबी। तो गरीबी कैसे कम किया जा सके। ठीक है, इसको लेकर एक कहीं ना कहीं सम्मेलन में बात की जाती है, उसी चीज़ को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले और कुछ इसमें बातें हैं, उसको समझिए कि अस्थायी विकास के बिना, ठीक है, अस्थायी यानी कि कोई भी देश परमानेंटली अपना विकास नहीं किया होता है तो सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, सही अर्थों में वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसे धनी देशों यानी कि विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आ रहा समझ में कि यहाँ बताया जा रही कोई भी देश अभी अपना परमानेंट विकास नहीं किया हुआ, कोई देश अपना उस तरक्की तक नहीं पहुँच गया, तो उसे क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, वो स्वतंत्र नहीं रहता। निर्भर रहने का मतलब स्वतंत्र नहीं रहता, और निर्भर रहना तो मतलब उस देश की बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है,
तो आप स्वतंत्र सही मायने में नहीं हुए। तो इस तरह से विकसित देशों के ऊपर ही क्या था, कहीं ना कहीं निर्भर रहते थे। छोटे मोटे जो भी अल्प विकसित देश थे, विकासशील देश थे, उनको रहना पड़ता था। क्लियर यहाँ तक चीज़ें। इसी को लेकर यहाँ पर एक 1972 में इवेनो में, ठीक है, 1972 में इवेनो में एक व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन होता है, अंकटाड, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है, समझ लीजिए, जान लीजिए, UNCTAD, यानी कि यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, सी से कॉन्फ्रेंस, ऑन, टी से ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर यहाँ तक चीज़ें कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम था टू अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, टूवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। एक रिपोर्ट, हिंदी में बात करें तो विकास के लिए एक नई व्यापारिक रणनीति, ठीक है, विकास के लिए एक नई व्यापारिक रणनीति, इस तरह का एक रिपोर्ट शीर्षक पेश किया जाता है। क्लियर। ताकि धनी देशों द्वारा नौ स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके, जिसमें 4 प्रमुख बातें थी। तो ये लाइन प्रमुख है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट को पेश करने का मेन लक्ष्य ये था कि जो भी धनी देश है यानी कि विकसित देश हैं और उनके द्वारा जो गरीब देश हैं यानी कि 9 स्वतंत्र जो अभी अभी आज़ाद हो रहे थे उस वक्त पे, तो उनका शोषण ना किया जा सके, इसको लेकर इसमें 4 बड़ी बातें कही गई थी। वो 4 कौन सी बातें थी, और वहीं 4 बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि कौन सी 2 बातें थी, कोई 4 बातें उसमें बताइए जो शीर्षक में रखी गई थी, जो रिपोर्ट में रखी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 4 बातें देखते हैं और यही 4 बातें आपको पूरे याद रखने हैं। पहला देखिए कि अल्प विकसित देशों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। यानी कि पहले एक तो चीज़ क्लियर कर लीजिए आप कि अल्प विकसित देश को क्या कहा जाता है, विकासशील देश भी कहा जाता है। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, कई जगह आपको विकासशील, कहीं और दूसरी जगह आप पढ़े तो विकासशील भी मिल सकता है, अल्प विकसित भी मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी ये विकासशील देश, अल्प विकसित देश हैं, अभी तक क्या होता था कि इन देशों पर कोई बड़ा देश आता था, आक्रमण करता था, इनके संसाधनों का, ठीक है, जो भी संसाधन होते थे उन संसाधनों का अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए क्या कर लेते थे, उपयोग कर लेते थे, लेकिन इसका फ़ायदा इन गरीब देशों को नहीं हो पाता था, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भी अल्प विकसित देश है उन पर उनका जो भी संसाधन है उन्हीं का नियंत्रण प्राप्त होगा। अब कोई विकसित देश जाकर उस पर आक्रमण करके उनके संसाधनों का उपयोग अपने लिए नहीं करेगा, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया हो पहला नंबर। दूसरा है कि पश्चिमी देशों के बाज़ारों तक पहुंच होगा। यानी कि जो भी अल्प विकसित देश होंगे, अब जो भी अल्प विकसित देश होगा उस अल्प विकसित देशों की पहुंच जो होगी अब कहाँ तक होगी, पश्चिमी देशों के बाज़ारों तक, ठीक है। पश्चिमी देश के बाज़ार का मतलब जो अमीर विकसित देश है उन देशों तक, अमेरिका जैसे देशों तक, इनकी कनाडा जैसे देशों तक पहुँचो, जिससे कि अपने सामानों को बेच सकें और अधिक से अधिक इनको क्या हो सके, वहाँ पर लाभ मिल सके, ठीक। और जितना इनको लाभ होगा उतना ही क्या होगा कि इनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, आर्थिक विकास तेज होगा और उतना ही गरीबी में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगा। नंबर 3 देखिए कि नंबर 3 बताया जा रहा कि अल्प विकसित देशों को दी जा रही तकनीक की लागत पश्चिमी देश कम करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट कहा गया, इसमें बड़ी बात थी कि जो भी अल्प विकसित देशों को यानी कि गरीब देशों को, विकासशील देशों को पश्चिमी यानी कि अमीर देशों के द्वारा कुछ भी तकनीक और कोई भी एक तरह से प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी दी जा रही है, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, कम से कम होगी। यानी कि लागत यानी कीमत कम से कम होगी, जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। और जितना अधिक लाभ होगा उतना ही क्या होगा, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, और जितना आर्थिक स्थिति सही उतना ही क्या होगा, वो गरीबी से जल्दी निपट सकते हैं और उनका गरीबी जल्द ख़त्म होकर उनकी एक समाज में सामाजिक स्थिति सही हो सकता है। क्लियर। तो आई होप ये तीनों पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, आपको समझ में आ गया हो। नंबर 4 पॉइंट जो समझना है थोड़ा सा हमें समझिए। नंबर 4 पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं, यहाँ पर नाम लिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं। इससे पहले आपने सुना हो नहीं सुना हो कि IMF, ठीक है, IMF, WB,
IMF का मतलब वर्ल्ड, माफ़ कीजिएगा, IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। WB का मतलब आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कुछ आर्थिक संस्थाएं हैं जिनमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं विकसित देशों की पहुंच होती है। सिर्फ विकसित देश वहाँ पर अपनी हैसियत जमा के बैठे होते हैं उस पद पर, और वहाँ पर छोटे मोटे देशों की या विकासशील देशों की कोई भूमिका नहीं होती, कोई वहाँ पर उनकी समस्याओं को नहीं रख पाता है और इनकी समस्याएं वहाँ पर उठ ही नहीं पाती, जिससे कि इनका कोई समाधान ही नहीं निकल पाता। तो इस रिपोर्ट में चौथी बात ये कही गई थी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं उनमें अल्प विकसित देशों का महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, ठीक है। यानी कि सिर्फ बड़े देश अभी तक उसमें काम कर रहे थे, काम तो सब कर रहे थे, लेकिन सिर्फ बड़े देशों का उसमें वर्चस्व था, ताकत था, दबदबा था, है ना। तो उन दबदबा की वजह से पश्चिमी देशों की वजह से क्या होता था कि कहीं ना कहीं इन छोटे मोटे जो अल्प विकसित विकासशील देश थे इनको कोई महत्व नहीं दी जाती थी, इनकी समस्याओं को नहीं दिखा जाता था। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है, उनको महत्व देना पड़ेगा और उनकी भूमिका को आप इसमें स्वीकारिए, जिससे कि उनकी समस्याओं का यहाँ पर आकलन किया जा सके और सभी मिलकर उन समस्याओं पर समाधान ढूंढकर उनकी सहायता की जा सके, ठीक है, जैसे कि उनकी आर्थिक विकास जो है वो तेज हो सके और उनको जो दूसरी समस्या थी गरीबी, वो गरीबी से जल्द उबर सके। तो आई होप ये आपको चारों पॉइंट समझ में आया हो, जिसमें पहला पॉइंट ये कहा गया था कि जो भी अल्प विकसित देश हैं उनके जो भी संसाधन हैं उनका अब खुद का नियंत्रण होगा, ना कि विकसित देशों का। नंबर 2 बात इसमें ये कही गई थी कि पश्चिमी देशों तक इनकी क्या होगी, कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के बाज़ारों तक इनकी पहुँच होगी, ये विकासशील अल्प विकसित देशों का, ठीक है, जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। नंबर 3 कहा गया था कि जो भी पश्चिमी देशों की तरफ से, जो भी अमीर देशों की तरफ से इनको सामानें दी जाएगी, तकनीक दी जाएगी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, है ना, उनकी कीमत कम से कम होगी। नंबर 4 बात ये कहा गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, जैसे कि मैंने बताया आपको IMF, WB, WTO, ऐसे संस्थाओं में क्या हो कि इन देशों की जो विकसित अल्प विकसित देश है और विकासशील देश है, इन देशों की एक तरह से भूमिका को स्वीकार किया जाए। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया हो, नहीं आया तो आप मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पर आपका समाधान दूंगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा टॉपिक है हमारे सामने कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना, ठीक है। टॉपिक हमारे सामने है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की जाती है। इसके कई सारे कारण थे, जिसमें 2 प्रमुख कारण हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति रही उसमें इसकी बुराई की जाती है, आलोचना की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पक्षों के द्वारा, कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा, ठीक है। तो ये विद्वानों के द्वारा क्या ऐसी बातें कही गई हैं। नंबर 1 देखिए कि आलोचकों ने कहा कि गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। आप चाहें तो इसको हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, जो भी मेरे मेजर पॉइंट होते हैं उसको हम हाईलाइट पहले से करके रखता हूँ मैं, यानी कि आपको बोल्ड और वहाँ अंडरलाइन मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको पहला यहाँ हेडिंग बनता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, ठीक है, जो आलोचकों ने कहा। भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वास्तव में। इससे भारत के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि भारत क्या है कि गुटनिरपेक्षता की नीति है जो सिद्धांत विहीन है और भारत इसमें गुण और दोष के आधार पर कोई भी निर्णय लेने से बचता रहा, ठीक। तो इस तरह से पहली आधार बताई गई कि इस आधार पर इसकी आलोचना होती है। नंबर 2 हम देखते हैं, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, जो भारत की तरफ से एक प्रयास था लेकिन ये आलोचना इसकी की गई। देखिए, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, हेडिंग है जो कैसे भारत की व्यवहार में स्थिरता नहीं है। भारत ने 1971 की युद्ध में सोवियत संघ की मदद ली थी, ठीक है, यानी कि भारत ने क्या किया था 1971, आपको याद हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन उस युद्ध के समय क्या हो रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, ठीक है। तो अमेरिका और एक तरह से आपका पाकिस्तान की एक दूरी बनती हुई नज़र आ रही थी, जिससे कि भारत कहीं ना कहीं अपने आप को खतरा महसूस कर रहा था। और इससे बचाव के लिए, ठीक है, उस खतरे से बचाव के लिए जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो बांग्लादेश संकट के नाम से भी जाना जाता है उस चीज़ को। तो इस बांग्लादेश संकट से बचने के लिए भारत ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ यानी कि USSR के साथ एक संधि कर डाली, ठीक है, द्विपक्षीय समझौता कर डाला, 20 वर्षीय संधि कि एक पे आक्रमण होगा तो सब पे आक्रमण, यानी कि हमेशा हमारा क्या करेगा, सोवियत संघ समर्थन साथ देगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है वहीं कि 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी। कुछ ने तो मान लिया कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया। ठीक है, इस समझौते के बाद कई ऐसे जो विद्वान थे उन्होंने ऐसा समझ लिया, कई ऐसे सारे देश थे जिन्होंने एक साबित कर दिया या ऐसा घोषणा कर दिया कि भारत एक गुटनिरपेक्षता देश नहीं है, बल्कि क्या है, वो कहीं ना कहीं जाकर सोवियत खेमे में शामिल हो चुका है। ठीक है, जबकि भारत सिर्फ मदद ली थी भारत ने एक मदद ली थी, सोवियत संघ का सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी क्या की थी, मदद की थी। ठीक है, तो ये आलोचना क्यों की गई, आलोचना का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो आलोचना तो हमने देख लिया कि पहला तो ये बताया गया कि भाई भारत का सिद्धांत विहीन रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय लेने से बचता रहा। नंबर 2 कि ये भारत की व्यवहार में स्थिरता नहीं है। स्थिरता का नहीं का मतलब ये रहा कि इसमें ये बताया गया था कि अगर कोई गुटनिरपेक्षता का एक नीति सिद्धांत था कि जो भी गुटनिरपेक्षता का सदस्य होगा, ठीक है, वो भारत हो या कोई भी देश हो, वो सोवियत संघ या अमेरिका के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं करेगा, यानी कि द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन भारत ने क्या की, उसकी अनदेखी करते हुए उस सिद्धांत का उल्लंघन किया और जाकर उसने 1971 में सोवियत संघ का हाथ थामा, यानी कि उससे समझौता कर डाला। ठीक, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इसकी आलोचनाएं और बुराइयां हुआ और कईयों ने तो ऐसे साबित कर दिया कि भारत गुटनिरपेक्षता का सदस्य ना होकर किसका एक सदस्य है, सोवियत गुट का सदस्य बन चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1971 में, जिसको 20 वर्षीय संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो समझौता इसने किया था भारत ने सोवियत संघ के साथ, उसको 20 वर्षीय संधि यानी 20 वर्षों के लिए किया गया था। क्लियर, उसको आने वाले समय में और आगे बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान, हेडिंग है हमारे सामने कि शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति या संबंध आपसे पूछ लिया जाए कब, माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि कब, तो शीत युद्ध के दौरान पूछा जा रहा है, यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक की बातें की जा रही है, 1991 तक की। ठीक है, उसके आगे की बातें नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा था। क्लियर, यहाँ तक कि शीत युद्ध जितना दौर चला था वहाँ तक क्या था कि अमेरिका और सोवियत संघ से भारत ने अपनी दूरी बनाई और गुट निरपेक्षता में जाकर शामिल हुआ था। ठीक है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। भारत ने सदैव दोनों गुटों में पैदा हुए मतभेदों को कम करने के लिए प्रयास करते रहा। जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी तनाव देखने को मिला, वहाँ पर भारत और बाकी देश जाकर कहना है कि वहाँ एक तरह से मतभेदों को कम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, जिससे कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो और कोई बड़ा युद्ध देखने को, हमें व्यापक युद्ध देखने को ना मिले। ठीक, जिसके कारण मतभेद व्यापक युद्ध का रूप धारण ना कर सके। तो इस तरह से भारत की नीति शुरुआती दौर में देखने को हमें मिला था। लेकिन अमेरिका के साथ हमारी नीति कैसी थी और सोवियत संघ के साथ हमारी नीति कैसी थी, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम। देखिए, बताया जा रहा है कि पहला हेडिंग है हमारे सामने कि भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति। ठीक है, कि अमेरिका के प्रति हमारी विदेश नीति कैसी रही। तो समझिए, यहाँ पर भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहते। ठीक है, भारत और अमेरिका में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहते, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिएगा। कब का, तो शीत युद्ध के दौरान, यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक, यानी कि 1991 तक की बातें की जा रही है, आज की बातें नहीं कर रहे हम। ठीक, तो उस समय भारत के संबंध अमेरिका के साथ कुछ खास नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे। अच्छे संबंध ना होने का महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया था। ठीक है, कि अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया। अमेरिका ने कश्मीर मामले में, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने पूरे लाइन को, कि अमेरिका ने कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया। ठीक, कश्मीर मामले में पाकिस्तान का उसने समर्थन किया और पाकिस्तान को सैनिक सहायता तक भी दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें बांग्लादेश के मामले में अमेरिका ने भारत की भावनाओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार भी दे दिए इसने। ठीक है, यानी बांग्लादेश मामले में, यानी कि 1971 जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि 1971 में जो युद्ध हुआ था, उसी समय बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ था और वो युद्ध वास्तव में बांग्लादेश को लेकर ही हुआ था। ठीक है, क्योंकि अलग देश बांग्लादेश चाहता था, वो आगे हम आने वाले समय में पढ़ेंगे जो वीडियो आएगी। ठीक,
तो वहाँ तक 1971 के युद्ध में भी इसने क्या किया था, अमेरिका ने सोवियत संघ का माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान का समर्थन किया और आधुनिक से आधुनिक हथियार भी दिए। 2 जून 1985 के 85 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए तो संबंध में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन जनवरी 1989 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ठीक है, अमेरिका के वो राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बन के यहाँ पर उन्होंने क्या किया, लेकिन उनकी नीतियों में कोई ज़्यादा खास परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला और जैसे को तैसा संबंध हमारा बना रहा। ठीक है, यानी कि वो पाकिस्तान का समर्थन करते रहे और हमारा कहीं ना कहीं एक तरह से पाकिस्तान दुश्मन, और दुश्मन का जो दोस्त होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा दुश्मन कहलाएगा। इस कारण से कहीं ना कहीं आज के समय में भी देखें तो आज हमारा कोई पाकिस्तान दोस्त नहीं है, एक दुश्मन ही कहीं ना कहीं एक खतरनाक, और एक तरह से उसका कोई दोस्त बनता है तो वो भी हमारे लिए दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ भारत का संबंध अमेरिका के साथ रहा था, जो बिल्कुल सही नहीं रही थी। ठीक, यहाँ कोशिश भी की गई राजीव गांधी के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। आगे चलते हैं, सोवियत संघ के साथ हम देखते हैं कि सोवियत संघ के साथ हमारे कैसे रहे थे संबंध। तो भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति कैसा रहा था, अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही हेडिंग बनाना, आपको हेडिंग बना के लिखना है। ठीक है, तो देखिए भारत के सोवियत संघ के साथ शुरुआत में तनावपूर्ण संबंध रहे, शुरुआती दौर में तनावपूर्ण संबंध रहे, क्योंकि भारत कूटनिरपेक्षता का सदस्य था एक। ठीक है, जिससे वो अपने महाशक्ति के साथ एक तरह से संबंध नहीं बना सकता था, परंतु जैसे जैसे भारत की कूटनिरपेक्षता की नीति स्पष्ट होती गई, ठीक है, जैसे जैसे भारत की कूटनिरपेक्षता की नीति कहीं ना कहीं समझ में आती चली गई, वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के समीप यानी कि करीब आने लगे और उनके संबंधों में कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छेपन देखना शुरू हो जाता है। ठीक है, 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे रहे थे। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, संबंध अच्छे रहे हैं। और 9 अगस्त 1991 71, ठीक है, 9 अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच, ठीक है, भारत और सोवियत संघ के बीच शांति मैत्री और सहयोग की संधि हुई। ठीक है, शांति और मैत्री यानी शांति को लेकर और मित्रता को लेकर यहाँ पर सहयोग संधि की जाती है। यह संधि 20 वर्षीय संधि कहलाती है। ठीक है, जो 1971 में मैंने ऊपर आपसे बात की थी वो संधि यहाँ पर की गई। दोनों देशों के नेता एक दूसरे देशों की यात्रा करने लगे जिससे दोनों देशों की गहरे संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो, इस सभी संबंधों के लिए बढ़ावा देने के लिए कई सारे समझौते संधियां की गई। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको कि भारत का संबंध सोवियत संघ के साथ कैसा रहा, क्योंकि शुरू में जब भारत कूटनिरपेक्षता का सदस्य था तो उस दोनों की नीति थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, जैसे भारत सोवियत संघ के करीब नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे वो कूटनिरपेक्षता की नीति को समझने लगा वैसे वैसे क्या करने लगा, वो जाकर सोवियत संघ के साथ मिलना शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा समर्थन अमेरिका करता था, तो इस वजह से उधर नहीं गया। और हमारे नेताओं का जो झुकाव था थोड़ा बहुत समाजवाद से था, जो विचारधारा कहीं ना कहीं सोवियत संघ की थी। ठीक है, तो वहाँ तक कहीं ना कहीं उससे प्रभावित थे, इस कारण से उनके तरफ ज़्यादा झुकाव हमारा देखने को मिला और उधर कहीं ना कहीं पास चले जाते रहे। ठीक है, 1960 के बाद हमारे संबंध कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे होने लगे और 1971 में जाकर इन्होंने एक मिसाली खड़ा कर दिया और दोनों के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसे 20 वर्षीय संधि के नाम से जाना गया, जो शांति और मैत्री सहयोग का संधि था। क्लियर, उसके बाद भी लगातार अभी एक तरह से एक दूसरे के नेता एक देश दूसरे देशों में जाने लगे। उसके बाद आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो, हर तरह से सोवियत संघ हमारा समर्थन करते रहा, सहायता करते रहा और भारत जहाँ तक हो सका उसकी मदद किया। ठीक, तो इस तरह से हमारे कहीं ना कहीं शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ हमारी विदेश नीति और संबंध रहते, ठीक है, जो अच्छे थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, उसका समाधान, उसका एक तरह से मैं प्रॉब्लम समाधान दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आया हो और अगर आया हो आपको किसी भी तरह से थोड़ा सा भी इससे सहायता हो वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस होंगे आपको सही समय पे मिल सके। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है,
जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिल सके और उनको भी इस सिलेबस से रिलेटेड कोई ज़्यादा समस्या ना हो, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ज़्यादा समस्याएं ना आ पाए। ठीक है,